नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र प्रणाली। इसमें हम नदी तंत्र को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे की होने वाली क्लास है। तो इसमें मैं पहले बता दूं शुरू करने से पहले क्लास कि इसमें हम भारतीय नदी तंत्र प्रणाली में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र प्रणाली को पढ़ेंगे और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसको भी पढ़ेंगे। साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं उनको भी देखेंगे। तो इस क्लास से पहले मैंने एक छोटी सी क्लास ली है, लगभग 20 से 25 मिनट की। उसमें नदियों को मैंने संक्षिप्त में वर्गीकरण किया है, संक्षिप्त में बताया है। तो लेकिन इस क्लास में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे नदियों के बारे में और इस पर कौन से बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। नदी तंत्र का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उद्गम के आधार पर और एक विसर्जन के आधार पर। ठीक है, तो उद्गम के आधार पर एक हिमालय नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी, क्योंकि उनका उद्गम हिमालय से होता है तो हिमालय नदी, और उनका प्रायद्वीप क्षेत्र में होता है तो प्रायद्वीपीय नदी बोला जाता है। हिमालय नदियों में हमेशा पानी बहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिमनद और वर्षा दोनों से जल प्राप्त होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्यतः वर्षा से जल प्राप्त होता है। यह इसलिए इसे मौसमी नदी भी बोला जाता है। अब विसर्जन के आधार पर देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो जो बंगाल की खाड़ी में लगभग 77% नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में लगभग 77% नदियां गिरती हैं। 1/3 लगभग नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, जबकि अरब सागर में 23% लगभग नदियां गिरती हैं। तो इसमें क्या है, अरब सागर में सिंधु, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती और माही नदियां हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर नदियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तो इसको भी एक नज़र में देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि जो मैंने ऊपर पढ़ा है वही चीज़ें यहाँ पर तुलनात्मक रूप से दिया गया है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ दोनों के बारे में दिया गया है। जो हिमालयी नदियाँ हैं, हिमनद और वर्षा दोनों से जल प्राप्त होता है, सदा वहनी होती है, हमेशा जल रहता है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं केवल मानसूनी वर्षा से जल प्राप्त होता है, इसलिए मौसमी नदी भी बोलते हैं। हिमालय नदियाँ युवा अवस्था में हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं। ठीक है, वी आकार की घाटी हिमालयी नदियाँ बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ यू आकार की घाटी बनाती हैं, यू आकार की। हिमालय वाली नदियाँ जो हैं गोखुर झील निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं सीधा निश्चित कठोर चट्टानों के मार्ग से बहती हैं। हिमालयी नदियाँ हैं वृत्ताकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जो पूर्व की ओर बहती हैं यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं। क्लास बड़ी होने वाली है तो थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा और मैं थोड़ा जल्दी से कवर करने का प्रयास करूँगा, लेकिन आपको इसमें सब टॉपिक पर चर्चा करते हुए जल्दी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब अफवाह के प्रारूप के प्रकार। जो नदी बहती है उसके प्रारूप के प्रकार क्या हैं? एक वृक्षाकार हो जाएगा, फिर जालीनुमा आकार, आरीय आकार या अभिकेंद्रीय आकार। जो वृक्षाकार का है इसमें क्या है, पेड़ की शाखाओं जैसा प्रतिरूप निर्माण होता है। जैसे कोई नदी बह रही है तो उसमें कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से, मतलब सभी नदियां उसमें आकर जुड़ती जा रही हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल देखेंगे तो गंगा और यमुना एग्जाम्पल हो जाएगा नदियाँ। और जाली नुमा जो होती हैं इसमें क्या है, कोई नदी बह रही है, ठीक है, तो उसकी सहायक नदियां समकोण पर आकर मिलती हैं। सिंह भूमि की नदियां ऐसी नदियां हैं। ठीक है, आगे देखिए आरीय तंत्र। जैसे किसी पर्वत शिखर के चारों तरफ से प्रवाह करने वाली नदियां आरीय तंत्र बोलते हैं। जैसे अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती है। आरीय जो नदी तंत्र है यह किसी पर्वत के चारों ओर से नदियां निकलती हैं, पर्वत से चारों तरफ नदियां निकलती हैं। जैसे एग्जाम्पल मिलेंगे अमरकंटक पहाड़ी से तो नर्मदा है, सोन है और जोहिला नदी 3 तरफ से निकलती हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं अब केंद्रीय नदी। सभी दिशाओं से झील एवं गर्त के जल में गिरना। उदाहरण में लोकटक झील होगी जो मणिपुर में है। आगे देखते हैं भारत का प्रमुख जल विभाजक। भारत के प्रमुख जल विभाजक में गणना होती है हिमालय, अरावली पहाड़ी, विंध्य और सतपुड़ा और पश्चिमी घाट, यानी 5 भागों में इसको बांटते हैं। पहले तो हिमालय, फिर अरावली, फिर उसके बाद विंध्य, फिर सतपुड़ा, फिर पश्चिमी घाट। वो चीजें यहाँ पर नीचे दिया गया है, देखिए। और फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक, सिंधु नदी तंत्र का परिचय देखते हैं। अभी इनके हम जो सहायक नदी हैं उनको विस्तार से भी पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं सिंधु नदी का क्या परिचय है, कहाँ से उद्गम है, कितना किलोमीटर बहती है, कहाँ कहाँ बहती है, इसमें कौन सी नदियाँ सहायक हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में 1114 किलोमीटर है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र तिब्बत यानी चीन में, भारत के लद्दाख में बहती है और पाकिस्तान में सबसे अधिक यह पाकिस्तान में बहती है, इसलिए पाकिस्तान की इसे मुख्य नदी के नाम से जानते हैं। भारत में केवल लद्दाख में बहती है और बुज्जी नामक स्थान पर लद्दाख पहाड़ी को काटकर भारत का सबसे गहरा गर्ज निर्माण करती है। इसमें कौन सी नदियां सहायक है? पंचनद इस प्रकार से हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां हैं। आगे देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम और मुहाना। उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है और कहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है। मुहाना वो हो गया। उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। मुहाना पाकिस्तान के कराची के पास अरब सागर में अपना जल गिराती है। आगे देखते हैं सहायक नदियां और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी और विशेषताएं क्या हैं? तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं शोक, गिलगित, काबुल, कुर्म और गोमल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि दाएं से कौन मिलती है, बाएं से। ये यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। सिंधु नदी की दाएं से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? बाएं से। कभी कभी बाएं वाली नदियां दाएं से मिलाकर सेंटेंस मतलब कथन बना देगा, तो क्वेश्चन वो घुमा फिराकर बना देते हैं लोग। तो याद रखना है आपको कि दाएं से मिलने वाली नदियां शोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल हैं। और जबकि बाएं से मिलने वाली नदियां जास्कर, पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां आती हैं। इसकी विशेषताएं यह है कि भारत के लद्दाख प्रदेश में बहती है। बस एक ही जिले में, एक ही मतलब जिले नहीं बल्कि एक ही राज्य में बहती है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है। अब देखते हैं उनकी सहायक जो नदियां हैं, अलग अलग से सबको देखेंगे। जो हमारी झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम एवं प्रवाह क्या है? उद्गम इसका जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ी के पास वेरीनाग झील से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पहाड़ी के पास वेरीनाग झील के पास है। मुहाना क्या है? पाकिस्तान के झंग के पास चिनाब नदी में अपना जल गिराती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है, प्रमुख तथ्य एवं योजनाएं कौन सी चलाई गई हैं झेलम पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। कौन सी प्रमुख योजनाएं झेलम नदी पर चलाई गई हैं? ठीक है, श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर है। कभी कभी यह क्वेश्चन बन जाता है कौन सा शहर किस नदी के तट पर है। जैसे कानपुर पूछा गया तो गंगा नदी के तट पर है, बिठूर पूछा गया तो गंगा नदी के तट पर है, प्रयागराज पूछा गया तो गंगा और यमुना के संगम पर है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर सूरत पूछा गया तो ताप्ती नदी के किनारे है, गोरखपुर पूछ गया राप्ती नदी के किनारे है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे है, और मथुरा जो है हमारा यमुना नदी के किनारे है, और लखनऊ जो है हमारा गोमती नदी के किनारे है, प्रतापगढ़ जो है हमारा सई नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, अगर याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगी चीजें। और झेलम नदी पर देखते हैं, बुलर झील जो हमारी है झेलम नदी पर बनी है, प्राकृतिक झील है, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। ठीक है, इस पर कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं? तुलबुल और उड़ी जलविद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं झेलम नदी पे। भारत पाकिस्तान सीमा के समांतर 170 किलोमीटर में बहती है।
एक बार मैं इसको संक्षिप्त में बता देता हूँ। जो झेलम नदी है इसका उद्गम पीर पंजाल पहाड़ी के पास वेरीनाग झील के पास से निकलती है और इसका मुहाना पाकिस्तान के झंग नामक स्थान में चिनाब नदी में मिलती है। और झेलम नदी कहाँ किस नदी में मिलती है? तो चिनाब नदी में, याद रखिएगा। और श्रीनगर शहर जो है हमारा झेलम नदी के तट पर है और बुलर झील है वो झेलम नदी के किनारे है और इस पर तुलबुल और उड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। बस इतना से याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसका चिनाब नदी जो सिंध नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। ये बारालाचा दर्रे से निकलती है। बारालाचा दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, एक चंद्रा और भागा, दोनों मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके उद्गम देख लेते हैं क्या है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले में बारालाचा दर्रे से होता है। ठीक है, उत्पत्ति दो चरिताओं चंद्रा और भागा के तांडी के मिलने से होता है। चंद्रभागा भी कहलाती है, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। इसका मुहाना क्या है? पंचनद से सतलज नदी में मिलकर सिंधु नदी में गिरती है। ठीक है, इसका क्या महत्व है और इस पर क्या बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका महत्व क्या है, इस पर कौन से बात बनाए गए हैं। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पर 2-3 परियोजनाएं बनाई गई हैं, कौन कौन सी उन्हें भी याद रखिएगा। सलाल, बगलिहारी, दुलहस्ती। कौन सी परियोजना है? सलाल, बगलिहारी, दुलहस्ती। इस पर बनाई गई हैं। किस पर? चिनाब नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भी इसी नदी पर बना है। एक करंट अफेयर का सब्जेक्ट हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा, अभी जल्दी में बना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ किस पर बना है? तो चिनाब नदी पर। इसको संक्षिप्त में एक बार इंक्लूड करता हूँ कि चिनाब नदी के बारे में क्या है। चिनाब नदी है हिमाचल प्रदेश के बारालाचे दर्रे से निकलती है। वहाँ बारालाचा दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, एक चंद्रा और भागा, और तांडी नामक स्थान पर मिलकर चंद्रभागा नदी बनाती है, जो आगे चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पर 2-3 परियोजनाएं बनाई गई हैं। ठीक, कौन कौन सी? सलाल, बगलिहारी, दुलहस्ती परियोजनाएं बनाई। इसमें रेलवे आर्क ब्रिज भी बनाया गया, विश्व का सबसे बड़ा है, जो कि सबसे बड़ा है। अगला टॉपिक देखते हैं, रावी नदी तंत्र। रावी नदी, इसका उद्गम देखेंगे और इसका मुहाना देंगे, इसकी विशेषताएं क्या, इस पर परियोजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसमें याद आप इतने रखिएगा कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। अभी कभी कठिन क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो कांगड़ा जिला भी दे देगा, उसके स्थान पर कोई और जिला भी दे देगा। तो अगर ये 3 चीजें आप याद रखेंगे, इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मुहाना क्या? पाकिस्तान के सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में विसर्जन होता है इसका जल। ठीक है, इसे प्राचीन में पौरुषड़ी या इरावती नदी के नाम से जानते थे। इसका प्राचीन नाम है पौरुषड़ी। इसे ऋग्वेद में पौरुषड़ी के नाम से जाना गया है। ठीक है, जो पीर पंजाल है, धौलाधर श्रेणियां हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं? चंबा घाटी से होकर बहती है। जो रावी नदी है क्या है? ये चंबा घाटी से होकर बहती है। ठीक है, पीर पंजाल धौलाधर श्रेणियों के बीच से होकर चंबा घाटी से होकर बहती है। चंबा और लाहौर शहर इसी नदी के किनारे है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रावी नदी के किनारे लाहौर शहर बसा हुआ है। ठीक है, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। इससे कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं? इसको थेन बांध या रणजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर पर निर्मित किया गया है। इसमें चमेरा जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई गई हैं। इसको एक बार मैं संक्षिप्त में बता दूं तो रावी नदी का उद्गम है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, यह पाकिस्तान के सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में मिलती है। इसे प्राचीन इसका नाम पौरुषड़ी नदी है। यह पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच से होकर बहती है। ठीक है, और चंबा और लाहौर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के। थीन बांध और रणजीत सागर, जिसे थीन बांध को रणजीत सागर बांध भी बोलते हैं, वह रावी नदी पर बना है। चमेरा जल विद्युत परियोजना भी इस पर बनाई गई है। अगला टॉपिक हमारा ब्यास नदी है। इसी प्रकार हम सभी नदियों को, सब टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे।
इस क्लास में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे अगर आप अंत तक बने रहें। इसमें हमारा 5वां टॉपिक है ब्यास नदी। उद्गम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, सब देखेंगे। तो ब्यास नदी का उद्गम है रोहतांग दर्रे के पास। ये याद नहीं रखिएगा कि 4000 मीटर ऊंचाई से होता है। ये फैक्ट है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि 4000 मीटर ऊपर से होता है, नीचे से होता है, कहाँ से होता है, ये नहीं। बस इतना याद रखिएगा, ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यासकुंड से होता है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पास ब्यासकुंड नदी से होता है। ठीक है, इसका मुहाना क्या है? पंजाब के कपूरथला के हरिके नामक स्थान से सतलज नामक नदी में होता है। ठीक है, ये अपना जल कहाँ गिराती है? सतलज नदी में गिराती है, हरिके नामक बैराज वाद के पास गिराती है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम विपाशा है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम, जिसे ऋग्वेद में विपाशा के नाम से भी बोला गया है। ठीक है, अब इसकी अनूठी विशेषताएं क्या है? भारत की यह एकमात्र नदी है जो सिंधु नदी में सभी मिलती हैं, ये भारत में केवल बहती है। बाकी सभी नदियां भारत और पाकिस्तान में बहती हैं मिलाकर, कोई तो तिब्बत में भी निकल के बहती है। तो अब तिब्बत में से देखेंगे तो सतलज नदी ही तिब्बत से निकलती है, भारत में बहती है, फिर जाकर पाकिस्तान में मिलती है। लेकिन ये ब्यास नदी ऐसी नदी है जो कि भारत में केवल बहती है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है जो केवल की भारत में बहती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ब्यास नदी है जो भारत में बहती है। हरिके नामक बैराज से सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यही बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि हरिके गांधी शहर इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बैराज से निकाली गई है। इंदिरा गांधी जो नहर है कहाँ से निकाली गई है, किस नदी पर बनाई गई है? तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बैराज से निकाली गई है और यह ब्यास नदी पर बनाई गई है। पोंग बांध है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। अब याद रखिएगा ब्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? पोंग। इसको एक बार मैं समरी में बता देता हूँ। ब्यास नदी है रोहतांग दर्रे के पास ब्यासकुंड से निकलती है। ठीक है, इस पे हरिके नामक बैराज बांध बनाया गया है। इसका प्राचीन नाम विपाशा है। ठीक है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियों में केवल भारत में बहने वाली एकमात्र नदी है। इससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यह हिमाचल प्रदेश से बहती है। इस पर एक पोंग नामक बांध भी बनाया गया। आगे देखते हैं सतलज नदी। सब नदियों को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे। सतलज नदी, इसका उद्गम क्या है, इसका प्रवेश भारत में प्रवेश क्या है और इससे क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं, सब देखेंगे। इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास, तिब्बत के पास राक्षस झील के पास होता है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे द्वारा प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। कभी कभी ये पूछता है कि सिपकिला दर्रा कहाँ है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट है कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से सतलज नदी प्रवेश करती है जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। अब देखते हैं प्राचीन नाम इसका क्या। शत्रुदी, इसके नाम शत्रुदी के नाम से इसे जानते थे, सतलज नदी को। इस पर कौन सी परियोजनाएं बनाई गई? भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? भाखड़ा नंगल सतलज बांध पर, सतलज नदी पर। गोविंद सागर जलाशय, जब भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया तो इसके पीछे एक गोविंद सागर जलाशय बन गया है, क्योंकि जब बांध बनाकर पानी रोका जाता है तो पानी रुकता है, तो उसे एक बड़ा सा जलाशय बन गया है, तो उसे गोविंद सागर नाम दिया गया है। ठीक है, तो नाथापा झकड़ी परियोजना भी बनाई गई है। क्या है? नाथापा झकड़ी परियोजना भी बनाई गई हिमाचल प्रदेश में। कोल बांध परियोजना भी बनाई गई है। मिथानकोट के पास सिंधु नदी में अपना जल विसर्जित करती है। मिथानकोट के पास सिंधु नदी में पंचनद में अपना जल विसर्जित करती है। एक बार इसको मैं समरी कर दे रहा हूँ, संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि सतलज नदी का उद्गम क्या होता है, क्या विशेषताएं हैं। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राक्षस झील से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। इसका प्राचीन नाम शत्रुदी है। भाखड़ा नंगल बांध भी इस पर बनाया गया, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नंगल बांध बनाने से गोविंद सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। इसलिए नाथापा झकड़ी परियोजना भी बनाई गई, जो हिमाचल प्रदेश में है। यह मिथानकोट के पास
पाकिस्तान में अपना जल विसर्जित करती हैं। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, सिंधु नदी जल समझौता। यार बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखिएगा। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? क्योंकि यह जब क्या बोलते हैं जब यह सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था तो भी इसे चर्चा में रहा था, इसलिए आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंधु नदी जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक के मध्यस्थता से कराची में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच हुआ था। ये पूछता कि कब हुआ था, किनके बीच तो अभी तो नहीं पूछा है, लेकिन इसका जो डेट है 19 सितंबर 1950 को विश्व बैंक के सहयोग से कराची में समझौता हुआ था। तो सबसे इसमें मुख्य बातें यह है, याद रखिएगा कि 19 सितंबर 1950 को हुआ था, किसके मध्यस्थता से? विश्व बैंक के। ठीक है, इसमें क्या हुआ था देखिए बताता हूँ। पश्चिमी जो नदियाँ हैं, पश्चिमी नदियाँ में कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियाँ पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब। इनका 80% जो जल था पाकिस्तान को प्राप्त है, 20% भाग भारत को प्राप्त है। कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% भाग पाकिस्तान को दिया गया था, 20% भाग भारत को दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्वी नदियाँ जो हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें पूर्वी नदियाँ रावी, ब्यास और सतलज नदी है। 3 नदियाँ हैं, रावी, ब्यास और सतलज नदी है। अधिकार जल के 100% अनन्य उपयोग का अधिकार भारत को दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ? रावी, ब्यास और सतलज नदी। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, गंगा नदी तंत्र विस्तृत रूप में हम इसको देखेंगे। गंगा नदी तंत्र को विस्तृत रूप में देखेंगे। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट ये है, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसको शायद 8 नवंबर को, शायद 8 या कुछ नवंबर था, 8 या कुछ नंबर था, याद नहीं मुझे आ रहा है, लेकिन नवंबर में हुआ था। और 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। हाँ, यहाँ पर दिया गया 2008, लेकिन मतलब कौन सा मंथ था, कौन सा डेट था, याद नहीं आ रहा है। तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है। यह किन किन राज्यों में बहती है इनको देख लेते हैं। ये लगभग 5 राज्यों में बहती है। एक तो हो गया उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन राज्यों से होकर नदियां बहती हैं। 2000 में इसे राष्ट्रीय नदी बनाया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। याद रखिएगा कि 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं उत्तराखंड के पंचप्रयाग। ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, छोटा एग्जाम हो या बड़ा हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या अदर कोई एग्जाम हो, तो पंचप्रयाग अगर गंगा नदी से बन रहा है क्वेश्चन तो पंचप्रयाग से बनना तो स्वाभाविक है, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किन नदियों के मिलने से हुआ है, ये सब तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए। तो देखते हैं पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग हैं। पहला तो विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग और तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा है रुद्रप्रयाग और 5वां है देवप्रयाग। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्रप्रयाग और 5वां है देवप्रयाग। अब देखते हैं इन कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनता है कौन सा प्रयाग। यह मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि कौन सी नदियों के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। तो ठीक है, आप याद रखिएगा, इसको रटने की चीज़ है, तो याद रटेंगे तो ही याद होगा, अदरवाइज तो याद होने वाला नहीं, क्योंकि इतना फैक्ट किसको याद होता है। बार बार रटेंगे, बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बनाती हैं नदियाँ। अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बनता है। अब और देखते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलकर नंद प्रयाग बनाती है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलकर नंद प्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलकर कर्ण प्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलकर कर्ण प्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर रुद्रप्रयाग बनाती हैं। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलाकर रुद्रप्रयाग बनाती हैं। ठीक है, और अलकनंदा और भागीरथी मिलाकर गंगा नदी का जन्म होता है। तो चलिए एक बार मैं इसको समरी कंक्लूड कर देता हूँ कि कौन कौन सी नदियाँ मिलकर कौन कौन सा प्रयाग बनती हैं।
तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ तेजी से, मतलब जल्दी से आप उसको रिकॉल करिएगा। तो जो देखते हैं विष्णु, सबसे ऊपर आप पहले बनता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में क्या है, अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग में आती है, ठीक है। तो उसके नीचे नंद प्रयाग बनता है। तो नंद प्रयाग सब जगह तो देखेंगे अलकनंदा ही मिलकर बनती है, एक एक नदियाँ और इंक्लूड होंगी और एक प्रयाग का निर्माण कर देती हैं। तो हो गया विष्णु प्रयाग। फिर देखते हैं, देखिए नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलकर नंद प्रयाग बनाती है। और फिर उसके नीचे देखेंगे तो कर्ण प्रयाग जो है, अलकनंदा और उसके साथ पिंडारी नदी मिलकर कर्ण प्रयाग बनाती है। फिर इसको देखेंगे, इसके दाएं साइड से मंदाकिनी नदी आती है और अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर रुद्र प्रयाग बनाती हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे देखते हैं दाहिने तरफ से गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, भागीरथी निकल कर आती है और अलकनंदा से मिलकर देव प्रयाग का निर्माण करती है, वहां से गंगा का जन्म होता है। फिर गंगा बहते बहते हुए आती है, फिर प्रयागराज में यमुना नदी से मिलकर संगम बनाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब तो प्रयाग तो अब शायद समझ गए होंगे। गंगा नदी मुख्य धारा, ठीक है। उद्गम और मैदानी क्षेत्र क्या है, बाएं और दाएं से मिलने वाली नदियां। तो इसका उद्गम है उत्तराखंड के काशी जिले से, गंगोत्री हिमनद से, गोमुख ग्लेशियर से, भागीरथी के रूप में होता है। मुख्य नदी उसको भागीरथी ही माना जाता है। इसका मैदानी क्षेत्र हरिद्वार के पास होता है। मैदानी क्षेत्र हरिद्वार के पास है। फरक्का नामक बैराज, यहां से दो धाराएं विभाजित हो जाती हैं। फरक्का नामक बैराज से यह दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। पद्मा नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है, हुगली नाम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। अब जानेंगे फरक्का बैराज जो है वहां से गंगा नदी का दो भाग में बढ़ जाती है, ठीक है। फरक्का नामक बैराज से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं, जबकि जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है उसे हुगली के नाम से जानते हैं। और हुगली की सहायक सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है, जो रिफ्ट घाटी से बहकर जाती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, जो रिफ्ट घाटी से बहते हुए जाकर हुगली में मिल जाती है। दाहिने से सहायक हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक दामोदर नदी है, ठीक है। अब देखते हैं गंगा नदी के दाएं और बाएं से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं। बाएं तट पर देखेंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी और महानंदा अंतिम नदी है। एक बार मैं फिर से बताता हूं कौन कौन सी नदियां हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ये कभी कभी पूछता है कि बाएं से गंगा में मिलने वाली नदियों में अंतिम नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा महानंदा नदी है जो गंगा में अंतिम रूप में मिलती है बाएं से। उसके बाद गंगा दो भागों में विभाजित हो जाती है, जो बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा के नाम से, और जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है उसे हुगली के नाम से जानते हैं। अब दाएं तट से देखेंगे तो गंगा में मिलने वाली यमुना नदी है, तमसा जिसे टॉन्स नदी के नाम से जाते हैं, सोन जो अमरकंटक पहाड़ी से निकल कर आती है पटना में मिलती है, ठीक है, और पुनपुन भी सहायक है। मुहाना क्या है, गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं यमुना नदी, गंगा की सहायक नदियां, इनका उद्गम एवं संगम क्या है, सहायक नदियां और तटवर्ती शहर क्या है यमुना नदी का। यमुना नदी का उद्गम है यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ चोटी के पश्चिमी ढाल से होता है जो उत्तराखंड में है। अब कोई पूछेगा यमुना नदी का उद्गम क्या है, तो आप बताओगे यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ नामक स्थान से होता है। इसका संगम क्या है, प्रयागराज में होता है जो कि उत्तर प्रदेश में है, त्रिवेणी संगम के नाम से इसे जानते हैं। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना हो जाएगा। दाएं तट की नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन श्रेणियां इसकी दाएं तट से सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां दाएं तट से कौन सी हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार बनता है कि चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, केन, ये सब दाएं तट से सहायक नदियां हैं जो बिंद श्रेणी से निकलती हैं।
ये कहाँ से निकलती हैं? विंध्य श्रेणी से चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां हैं। बाएं तट की नदियां हिंडन, रिहंद और सेंगर और वरुणा नदी है। बाएं तट की नदियां कौन कौन सी? हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा नदी है। प्रमुख शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा शहर प्रयागराज यमुना नदी के किनारे हैं। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। मैच द फॉलोइंग आ जाता है, या तो इस तरीके से आ जाएगा कौन सा शहर सही से मैच नहीं कर रहा है, किस नदी के किनारे है। तो आप अगर सभी नदी को याद रखेंगे कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तभी आप लगभग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सही करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं। पहला तो हमारी राजधानी दिल्ली हो गई, फिर मथुरा, कृष्ण नगरी, आगरा, ताजमहल नगरी, इटावा में चंबल नदी भी बहती है, जो चंबल नदी भी बहती है इटावा में, जो अपरदन के कारण प्रसिद्ध है। अपरदन बहुत ज्यादा करती है। प्रयागराज, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा और प्रयागराज यमुना नदी के किनारे हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अब चंबल नदी आ गई। चंबल नदी पहले से डाकुओं को शहर भी बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे रिलेशन बस वैसे ही लोग बोलते थे। ठीक है, आगे देखते हैं उसका उद्गम एवं उत्खात भूमि। चंबल नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के माहो के पास विंध्य श्रेणी के जानपाव पहाड़ी से होता है। बस आप इतना याद रखिएगा, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानपाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है चंबल नदी का? मध्य प्रदेश के जानपाव पहाड़ी से होता है। मुहाना का यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। यह चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो इटावा जिले में मिलती है। इसकी विशेषता क्या है? यह अवनलिका अपरदन करती है, एक खड्डू का निर्माण करती है। यह मतलब नदियों में इतना तेजी से प्रवाह करती है कि मिट्टी को उबड़ खाबड़ कर देती है, उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाती है अपने साथ में। अब देखते हैं चंबल नदी परियोजना। इस पर कौन सी परियोजना बनाई गई? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। इससे कई बांध बनाए गए हैं, इसको याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन में आए हैं। गांधी सागर बांध जो हमारा मध्य प्रदेश में है, ये जिला ना याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश का। अगर आप आप मध्य प्रदेश के हैं तो जिला भी याद रखना पड़ेगा। अगर एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जिला भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिले से जब जिस राज्य की आप तैयारी कर रहे हैं तो जिला का क्वेश्चन वहां तो पूछा जाता है उस राज्य के बारे में। अगर आप स्टेट लेवल की कोई दे रहे हैं तो उसमें जिला तो पूछना थोड़ा स्वाभाविक नहीं है, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है, लेकिन आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जो गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान में है, जवाहर सागर है राजस्थान में। तो इतना आप याद रखिएगा, जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में, बाकी राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध है राजस्थान में है। ये घड़ियाल अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। जो चंबल नदी है क्या है? घड़ियाल अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अगले टॉपिक की बातें हैं। अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं इसको एक बार संक्षिप्त में बता दूं कौन कौन सी कहां से नदी निकलती है, इस पे कौन सी परियोजना बनाई गई। चंबल नदी जानपाव पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना नदी में यह मिलती है, यमुना नदी की सहायक नदी है, इटावा में मिलती है। ये अवनलिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। इससे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध है जो राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध दोनों राजस्थान में बनाया गया है। चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। 10वां हमारा टॉपिक है बेतवा एवं केन नदी। बेतवा एवं केन नदी। अब देखते हैं बेतवा नदी क्या है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से बहती है। ये विंध्य श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ये याद रखिएगा, बेतवा जो नदी है ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है विंध्य श्रेणी से। ठीक है, और ये यमुना नदी में अपना जल विसर्जित करती है। इस पर माता टीला बांध, राजघाट, परीक्षा बांध ओरछा शहर के तट पर स्थित है। इसमें जो हमारा कौन कौन सा बांध बनाया गया है? माता टीला बांध झांसी में बनाया गया, राजघाट ललितपुर में बनाया गया। ये पूछता है बार बार क्वेश्चन, माता टीला बांध राजघाट परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। जो
माता टीला बांध है झांसी में और राजघाट परियोजना है ललितपुर में बनाई गई। जब इसको पूछेगा कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो हमारा ओरछा शहर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। केन नदी और केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है। इसका उद्गम क्या है? केन नदी का कैमूर पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में होता है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। यूपी की बांदा में यमुना में यह मिलती है। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है। यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस पर दौधन बांध बनाया गया है, जो टाइगर रिजर्व के पास, जिससे टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित होगा। एक बार इसको मैं इंक्लूड कर दूं, मतलब कंक्लूड कर दे रहा हूं कि कौन सी नदियां कहां से उद्गम होता है, इस पर कौन से बांध बनाए गए हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। जो बेतवा बांध है, बेतवा नदी पर माता टीला और राजघाट बांध बनाया गया है और साथ साथ परीक्षा बांध भी बनाया गया है। ओरछा शहर है बेतवा नदी के किनारे है, और बेतवा नदी का उद्गम बिंद श्रेणी से होता है और यमुना नदी की सहायक नदी है। अब केन नदी को देखते हैं। कैमूर पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश के। यूपी के बांदा में यमुना के पास यमुना में जल अपना विसर्जित करती है। इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है। अब देखते हैं रामगंगा और गोमती नदी। क्या है रामगंगा और गोमती नदी? रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गढ़वाल के दूधातोली श्रेणी से होता है। रामगंगा का उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड के गढ़वाल श्रेणी से होता है। मुहाना क्या है? कन्नौज में ये अपना गंगा में जल विसर्जित करती है। रामगंगा कहां पर नदी मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है। किस नदी में? गंगा नदी में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के किनारे ही बनाया गया है, मतलब होकर ही बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क हमारा, रामगंगा नदी उसी से होकर बहती है। अब देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी से बार बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। गोमती नदी का उद्गम यूपी के पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। यूपी के पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। ठीक है, यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में होता है। यह गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में होता है। तटीय शहर, इसके तट पर कौन से शहर हैं? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। और इसका मुहाना कहाँ है? गाजीपुर के पास अपना जल विसर्जित करती है गंगा नदी में। तो इसको एक बार मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इससे पहले आप अगर क्लास में हैं, बने हुए हैं, तो आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो निश्चित ही आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है कि गंगा नहीं बल्कि भारतीय नदी तंत्र प्रणाली से कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो क्लास लंबी होना स्वाभाविक है। जो रामगंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, कन्नौज में गंगा में मिलती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। अब आ जाते हैं गोमती नदी। यूपी के पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है। और इसके तटवर्ती शहर हैं लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जौनपुर किस नदी के सहारे बसा हुआ है? तो गोमती। अगर प्रतापगढ़ पूछेगा तो सही नदी। और प्रतापगढ़ में एक काला कांकड़ नामक स्थान है, वहां से गंगा नदी बहती है। ठीक है, सही नहीं। अगर ये क्वेश्चन में आता है काला कांकड़ से होकर कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। घाघरा नदी यानी सरयू नदी। घाघरा नदी को हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम एवं परिवर्तन क्षेत्र क्या है? तिब्बत के माप चाचुंगू के नाम हिमनद से निकलती है। यह तिब्बत से निकलती है, घाघरा नदी है। ठीक है, और नेपाल में इसे करनाली के नाम से भी जानते हैं। घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? करनाली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि नेपाल में किस नाम से जानते हैं। अयोध्या में यह सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। इसे अयोध्या में सरयू नदी से और नेपाल में करनाली नदी के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदियां एवं संगम क्षेत्र देखते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं शारदा नहर, शारदा
जिसे काली नदी के नाम से जानते हैं, राप्ती, छोटी गंडक नहर, छोटी गंडक नदी, ठीक है। शारदा नदी मिलाम हिमनद से निकलती है और भारत नेपाल सीमा बनाती है। इसका मुहाना क्या है? बिहार के छपरा के पास गंगा में जल विसर्जित करती है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, गंडक और कोसी नदी। गंडक नदी धौली गंगा एवं माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल श्रेणी से निकलती है। इसे सप्त गंडकी एवं सालग्रामी के नाम से भी जानते हैं। जो गंडक नदी है धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है। इसे सप्त गंडकी एवं सालग्रामी के नाम से जानते हैं। इसका मुहाना क्या है? पटना के पास सोनपुर में मिलती है। गंडक नदी क्या है? पटना के पास सोनपुर में मिलती है। यहाँ पर गोल गोल सालग्रामी पत्थर पाए जाने के कारण ये पूजनीय है, ठीक है। कोसी नदी बेहद इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी बिहार में इसे शोक के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत से गोसाईगंज थान से निकलती है। इसे सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। इसका उपनाम क्या है? बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्यों इसे शोक जानते हैं? क्योंकि ये अपना मार्ग बार बार बदलती है, जिससे बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। इसका मुहाना कहाँ है? यह गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो कुर्सेला जो कटिहार बिहार में है, वहाँ पर गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको संक्षिप्त में बता देता हूँ। गंडक नदी है, नेपाल से निकलती है। ये पटना के पास सोनपुर में गंगा में जल अपना विसर्जित करती है, ठीक है। कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक के भी नाम से जानते हैं। कुर्सेला कटिहार में बिहार में मिलती है। सोन नदी एवं दामोदर नदी। अगला हमारा टॉपिक है सोन नदी एवं दामोदर नदी। सोन नदी जो है, इसका उद्गम क्षेत्र अमरकंटक पहाड़ी से अरे रूप में होता है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम क्या है? अमरकंटक पहाड़ी से होता है। सोन नदी से दो और नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? सोन नदी नहीं बल्कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदियां और निकलती हैं? एक तो सोन हो गया, दूसरी हो गई जोहिला, तीसरी हो गई नर्मदा। इसे आरी प्रारूप में निकलती हैं, इसलिए आरी प्रारूप में अमरकंटक पहाड़ी को बोलते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर गंगा से दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदी है सोन नदी। यह पटना के पास गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदी सोन नदी की रिहंद नदी है, जिस पर रिहंद एवं गोविंद बल्लभ सागर पंथ बांध भी बनाया गया, ठीक है। जिसमें क्या है? रिहंद और गोविंद बल्लभ पंथ सागर बांध भी बनाया गया है सोन नदी पर। अगला हमारा टॉपिक है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका उपनाम पूर्व में इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। पूर्व में इसे बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती थी। तब इसमें दामोदर बांध नहीं बनाया गया था, लेकिन जब से इस पर दामोदर बांध बनाया गया, बंगाल में बाढ़ थोड़ा नियंत्रित रहती है, ठीक है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में यह मिल जाती है जाकर। 1948 में भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किया गया। इसके 1948 में इस पर दामोदर नदी परियोजना का निर्माण किया गया 1948 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमरकंटक नदी से सोन नदी निकलती है, जो पटना में जाकर गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी पर रिहंद और गोविंद बल्लभ सागर पंथ बांध बनाया गया है, जबकि दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाती थी पहले, और छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और 1948 में भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया। अब देखते हैं गंगा नदी संरक्षण, नमामि गंगे परियोजना कार्यक्रम, ठीक है। क्या है? नमामि गंगे परियोजना कार्यक्रम।
गंगा नदी के संरक्षण के लिए चलाया गया। यह कब चलाया गया? 2014 में। जून 2014 में मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकृति दिया गया। ठीक है, इसकी नोडल मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। इसको मतलब देख रेख करने वाला कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय है। इसका प्रमुख स्तंभ क्या है? सीवेज उपचार और संरचना, नदी सतह सफाई, नवीकरण, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी। ठीक है, यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया है, मतलब उसके नियंत्रण में है कि वह देखरेख करेगा। संयुक्त राष्ट्र मान्यता ने दिया है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या FAO द्वारा नमामि गंगे को विश्व के शीर्ष 10 पुनर्स्थापन पहलों में रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका सामान्य परिचय। इसको भी जैसे हमने गंगा के बारे में सब पढ़ा है, सिंधु के बारे में जैसे पढ़ा, वैसे हम इसको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो शायद आप बहुत कुछ सीख कर आ जाएंगे इस क्लास में। तो उम्मीद करेंगे कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप कुछ सीखना है तो लास्ट तक बने रहेंगे, अदरवाइज आप क्या ही कर सकते हैं, आप सीख ना पाएंगे, हम आपको तो समझा भी नहीं पाएंगे कि आप पूरी क्लास में कोई देखें। अगर आप पूरा क्लास देखेंगे तो शायद आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। 3 देशों का विस्तार। 3 देशों में इसका विस्तार है ब्रह्मपुत्र नदी का। कौन कौन सा देखते हैं? एक तिब्बत चीन हो गया, एक भारत, एक बांग्लादेश। ये 3 देशों में बहती है। कौन कौन सी? एक तिब्बत जो चीन की, भारत, अरुणाचल प्रदेश असम में, और बांग्लादेश में। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर है। लंबाई ये नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन ये पूछ सकता है कि ये कितने देशों में बहती है, तो हो जाएगा 3। एक तिब्बत जो चीन में है, भारत, अरुणाचल प्रदेश असम में, और बांग्लादेश में। कहाँ कहाँ? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में। जल आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की दृष्टि से पूछेगा तो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी हो जाएगा, लेकिन जल आयतन की दृष्टि से पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। अगला टॉपिक देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम परिवर्तन कहाँ कहाँ कब क्या होता है। बहुत बार पूछता है कि तिब्बत में से क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, असम में क्या बोलते हैं और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं। तो इसको आप याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं कब कब नाम इनका परिवर्तित होता है। ठीक है, तो तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से। और अरुणाचल प्रदेश में आएंगे नीचे तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये आती है तो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर आगे असम में आती है तो दिबांग और लोहित नदी के मिलने के बाद, दिबांग और दिहांग में अंतर है भाई। देखिएगा, दिहांग जो नदी है वो जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो जो सांगपो नदी थी उसे दिहांग के नाम से जानते हैं। लेकिन दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में, असम में सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में दिबांग और लोहित जब नदी मिल जाती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या क्या किस नाम से जानते हैं। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, इसे कहीं कहीं सापू के नाम से जानते हैं तिब्बत में ही। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में यमुना के नाम से। आप इतना याद रखेंगे तो हो जाएगा। इस ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप बना है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो असम में बना है। ठीक है, माजुली द्वीप असम में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बांग्लादेश में जमुना और पद्मा के मिलने से फिर मेघना का जन्म होता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर गंगा जो आगे आती है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते थे। गंगा और जमुना जब मिल जाती है तो इसे संयुक्त रूप में मेघना बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, तीस्ता और सुबनसिरी नदी। तीस्ता नदी और सुबनसिरी नदी। तीस्ता नदी सिक्किम के
चोलामू झील से निकलती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम में चोलामू झील से। इसका प्रवाह सिक्किम पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में जमुना नदी में मिल जाती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाकर जमुना नदी में मिल जाती है। जमुना नदी जो उधर से आई है, ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, वहां पर जाके मिल जाती है तीस्ता नदी। इसकी सहायक नदी रंगित नदी है। तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है रंगित नदी, ठीक है, याद रखिएगा। और सुबनसिरी को देखते हैं, तिब्बत के हिमालय से निकलती है, यह पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। और इसका उपनाम सोने की नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बालू के स्वर्ण कण भी पाए जाते हैं। सोन नदी इसका इस कारण से नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बालू के कण पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी उत्तर तटीय सहायक नदी है। सुबनसिरी जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी उत्तर तटीय सहायक नदी है, ठीक है। और सुबनसिरी नदी का उद्गम होता है तिब्बत के हिमालय से, ठीक है। इसका उपनाम है सोने की नदी, क्योंकि इसमें बालू के जो कण होते हैं पीले पीले मिलते हैं सोने जैसा, इसलिए इसे सोन नदी के नाम सुबनसिरी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं अगला टॉपिक 17वां है बराक और लोहित नदी। देखते हैं लोहित नदी जो है इसका उद्गम पूर्वी तिब्बत से होता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, लोहित नदी का उद्गम तिब्बत में होता है। अब स्थान उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि अब इतनी छोटी छोटी नदियां हैं, सबका स्थान रखेंगे तो आप स्थान किसी का नहीं याद रख पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, यमुनोत्री से गंगा निकलती है, मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, चोमयुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो इस प्रकार से, और राजस्थान से सतलज नदी निकलती है मानसरोवर के पास। तो अगर इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं उनको याद रखेंगे तो शायद आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे छोटी छोटी नदियों का उद्गम क्षेत्र, ठीक है, स्थान भी याद रखें तो डिफिकल्ट चीजें हो जाती है। इतना याद रखेंगे, तिब्बत नदी से बराक नहीं बल्कि लोहित नदी हमारी निकलती है तिब्बत नदी से, तिब्बत श्रेणी से, ठीक है। इसका उपनाम लाल नदी है, इसे रेड मिट्टी के कारण इसे लाल नदी भी बोलते हैं। और ढोला सदिया पुल भी बनाया गया है भूपेन हजारिका, जिसे सेतु के नाम से जानते हैं, किस पर? लोहित नदी पे। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित सबसे लंबा नदी पुल लोहित नदी पर बनाया गया, इसे भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बनाया गया है, तो लोहित नदी हो जाएगा। भारत के सबसे लंबा नदी पुल भी है लोहित नदी पर बना भूपेन हजारिका सेतु। जो बराक नदी है, मणिपुर की पहाड़ी से माउंट जपाओ से निकलती है। कहां से निकलती है बराक नदी? मणिपुर पहाड़ी से। फिर देखते हैं इसका प्रवाह, मणिपुर, मिजोरम, असम में बहती है, बांग्लादेश में इसे सुरमा और आगे मेघना बनाती है, ठीक है। यह मणिपुर, मिजोरम, असम से होकर बहती है, ठीक है, और बांग्लादेश में इसे सुरमा और आगे मेघना बनती है। बराक नदी के मिलने से ही मेघना नदी का निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र में। इससे राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीपुर से भंगा तक प्रस्तावित है। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 6 बनाया जा रहा है, लखीपुर से भंगा तक प्रस्तावित किया गया है। आगे देखते हैं, हमारा 18वां नई टॉपिक है प्रायद्वीपीय प्रवाह। क्योंकि अब हमने हिमालयी नदियों को पढ़ लिया, तो अब इसी प्रकार से हम प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ेंगे। अभी तो हमारे 1 घंटे होने वाले हैं, 54 मिनट लगभग हो चुके हैं। तो अभी तक हमने हिमालयी नदियों को कवर किया, लेकिन अब इधर हम प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे और सभी को विस्तार से देखेंगे। इनका उद्गम कहाँ से होता है, इनकी क्या सहायक नदियाँ हैं, इन पर कौन से बांध बनाए गए हैं, इन पर कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बनाना आसान हो सके। और एक कौन सी पूरब की ओर बहती है, कौन सी पश्चिम की ओर बहती है, कि ये डेल्टा बनाती हैं, कि एस्चुरी बनाती हैं, तो सबको इसमें हम कवर करेंगे। तो देखते हैं, हिमालय नदी तंत्र से प्राचीन नदियां हैं। जो हमारी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, हिमालय नदी से प्राचीन तंत्र है, क्योंकि जो हमारा उत्तर का भाग है कर्क रेखा के प्रायद्वीपीय भाग के अलावा वह मतलब बहुत जल्दी निर्माण हुआ है। जो प्रायद्वीपीय भाग है बहुत पहले पुराना गोंडवाना लैंड के काल का निर्माण हुआ है। इसलिए जब उस
काल में गोंडवाना कालखंड में इसका निर्माण हुआ, तो नदियां भी उसी टाइम से बह रही हैं, तो वह प्राचीन हो ही जाएंगी। और हिमालय की तरफ जो हिमालय तो बाद में निर्माण हुआ है, तो इसलिए हिमालय नदियां नवीन हैं। ये वृद्धावस्था की नदियां हैं, घाटियां चौड़ी और उथली बनाती हैं। यह यू आकार की घाटियां बनाती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं यू आकार की घाटियां बनाती हैं, जबकि जो हिमालयी नदियां हमारी होती थी वे वी आकार की घाटियां बनाती, क्योंकि हिमालयी नदियां क्या है, उनमें पानी का वेग बहुत तेज होता है। ठीक है, जब तेज बहेंगी पहाड़ों के बीच से, तो वे घाटियों को काटते हुए आती हैं। ठीक है, और हमें नदियों से सीखना चाहिए कि नदियों के बीच में कितने पत्थर पहाड़ आ जाते हैं, लेकिन वो नदियां काट के अपना रास्ता तो बना ही देती हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, तो क्या होता है, सब हम लोग मानव ही है, तो घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समस्याएं एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं। इसलिए कभी समस्याएं हैं तो ज़्यादा दुखी मत होइएगा, क्योंकि समस्याओं हमेशा नहीं बनी रहती, लेकिन हाँ, अगर आप उस पर काम करेंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं क्या है इसमें। नदी में एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया। अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अपवाद में नर्मदा और ताप्ती। जो प्रायद्वीपीय नदियां हमारी हैं, अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये अपवाद में है। ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं और जाके खंभाड़ी में गिरती हैं, जो अरब सागर में है। एक बार इसको हम संक्षिप्त में बता देते हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये हिमालय से प्राचीन हैं, ये वृद्धावस्था में हैं, ये चौड़ी घाटियों से बहती हैं, ये प्रमुख जल विभाजक पश्चिमी घाट है। अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, पूर्व की ओर बनाम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की ओर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच डिफरेंस क्या है। जो पूर्व की ओर बहती नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। जो पूर्व की ओर बहती हैं विशाल डेल्टा बनाती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं एस्चुरी बनाती हैं। इसमें नदियों में प्रमुख नदी है पूर्व की ओर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है। पश्चिमी नदी में देखेंगे तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी नदी है। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी नदी है। एक कभी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम लगाइए प्रायद्वीपीय नदियां, तो सबसे ऊपर हो जाएगी हमारी साबरमती नदी, जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। सबसे ऊपर साबरमती, फिर उसके नीचे माही नदी हो जाएगी। जो माही नदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और अगर देखेंगे तो भूमध्य रेखा को कांगो एवं जायरे नदी है, 2 भागों में काटती है, 2 बार काटती है, मतलब 2 बार भूमध्य रेखा को। और एक दक्षिण भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत में पूरे विश्व में देखेंगे, दक्षिण भारत में पूरे विश्व में देखेंगे तो लिम्पोपो नदी है एक, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इसको बन चुका है कि मकर रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा जो हमारी है उसको कांगो एवं जायरे नदी 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जो पूर्व की ओर नदियां बहती हैं उनका ढाल मंद एवं लंबी दूरी तय करती हैं। ठीक है, जो पश्चिम की ओर बहती हैं तीव्र ढाल भ्रंश घाटियों का निर्माण भ्रंश घाटी एवं पश्चिमी मैदान, तटीय मैदान से होकर बहती हैं। अब देखते हैं नदियों को, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। गोदावरी नदी, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम क्या है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से होकर त्र्यंबकेश्वर पठार से है। ठीक है, जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पठार से होता है इसका गोदावरी नदी का उद्गम। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 1465। ये पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि लंबाइयों के क्रम से नदियों को श्रेणी में लगाइए, तो अगर आपको याद रहेगा तो लगा पाएंगे। ठीक है, इसका उपनाम दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी को क्या है? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ये कहाँ गिरती है? आंध्र प्रदेश की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी बाएं तट से सहायक नदियाँ, ये पूछता है कि इसकी बाएं तट से कौन सहायक नदी है, दाएं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये यूपीएससी में बहुत बार आ चुका है। तो अगर आप याद रखेंगे तो शायद तभी क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि अगर दाएं बाएं को मिला कर दे दिया या किसी चेंज कर दे दिया, दाएं वाले बाएं में दे दिया, बाएं वाला दाएं में, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अगर याद नहीं रहेगा कि नदियां तो याद हैं कि मतलब सहायक नदियां इसमें ये मिलती है, ठीक है, और नहीं याद है कि कौन दाएं से मिलती है कौन बाएं से मिलती है, तो क्वेश्चन ना कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको रटना पड़ेगा, सिंपल सी बातें हैं, रटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें रटना पड़ता है, कुछ चीज़ समझना पड़ता है। तो अब क्या इसमें समझोगे कौन सी नदी दाएं से मिलती है बाएं से मिलती है, इसमें रटने वाली चीज़ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि बाएं तट से मिलने वाली नदियों में पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ये संयुक्त रूप से मिलती हैं, ठीक है। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता। और इंद्रावती, शबरी नदियां हैं। बाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी? पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता और शबरी और इंद्रावती नदियां। अब देखते हैं दाएं तट से मिलने वाली नदियां। मंजीरा, जो निजामाबाद शहर के किनारे है, जो निजामाबाद शहर जिसके किनारे बसा हुआ है, मंजीरा नदी दाएं तट से मिलने वाली गोदावरी नदी की सबसे सहायक है, दाएं तट से मिलने वाली। इसकी परियोजनाएं क्या बनाएगी? जायकवाड़ी, ठीक है, जायकवाड़ी बांध और पोलावरम परियोजना चलाई जा रही है। गोदावरी पे क्या है? जायकवाड़ी बांध और पोलावरम परियोजना। एक बार मैं इसको समरी में बता दे रहा हूँ। जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में क्या होता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, नासिक की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता दाहिने बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। दाएं से मिलने वाली मजीरा है जो निजामाबाद उसके किनारे बसा हुआ है, और जायकवाड़ी और पोलावरम परियोजनाएं इस पर चलाई जा रही हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम और विस्तार। उद्गम कृष्णा नदी का महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के सह्याद्री श्रेणी से होता है। महाराष्ट्र की सह्याद्री श्रेणी से होता है, महाबलेश्वर नामक चोटी से होता है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी थी, ठीक है। और सबसे दूसरी कौन नदी है बड़ी? तो कृष्णा हो जाएगा। इसकी द्रोणी राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी, कृष्णा की तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी है। भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। कोयना को महाराष्ट्र प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी जो कृष्णा नदी की है। इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए ये भी देख लेते हैं। आलमाटी बांध कर्नाटक में बनाया गया, नागार्जुन बांध तेलंगाना में, श्रीशैलम बांध बनाया गया। एक बार इसको हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। जो कृष्णा नदी हमारा है इसका उद्गम पश्चिमी घाट के सह्याद्री हिमालय के महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। द्रोणी क्या है इसकी? कौन कौन से राज्यों में इसकी द्रोणी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी आदि सहायक नदी है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। बहुत बार पूछता है मूसी नदी के किनारे हैदराबाद किस नहर के किनारे बसा हुआ है, तो मूसी नदी हो जाएगा। अलमाटी बांध कर्नाटक में है जो कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है, और श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, कावेरी नदी। आप तो देख रहे होंगे हम सभी नदियों को, सभी पहलुओं को टच कर रहे हैं ताकि आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप इस क्लास को कम से कम 2 बार तो देख लेंगे तो शायद आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि अगर जब मैंने एक ही क्लास में सब कुछ एक नदी तंत्र के बारे में सब कुछ शामिल कर लिया हो तो क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा। जब आपको सब कुछ याद रहेगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं कावेरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। जैसे उत्तर में गंगा नदी पवित्र नदी है, वैसे दक्षिण में कावेरी को गंगा नदी बोलते हैं। और इसके बारे में एक
एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूँ, कावेरी नदी जो है इसमें हमेशा जल रहता है, बल्कि प्रायद्वीपीय नदियों में, सभी नदियों में हमेशा जल नहीं रहता है। इसमें क्या है, मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों से वर्षाएं प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा इसमें जल प्रवाहित होता रहता है। देखते हैं इसे आगे। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, कावेरी नदी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक से। याद रखिएगा, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक से, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है? दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है जो वर्ष भर जल भरा रहता है। जो मैंने अभी बताया कि दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें पूरे वर्ष जल भरा रहता है, ठीक है। शीतकालीन मानसून से वर्षा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से दोनों से वर्षा इसको प्राप्त होती है। इस पर जलप्रपात एवं सहायक नदियां देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का पहला जल विद्युत गृह 1902 में बना। क्या है? कभी कोई क्वेश्चन बनता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो आप अगर याद रखेंगे कि कावेरी नदी पर बना है तो क्वेश्चन हल हो जाएगा आपसे। ये कावेरी नदी पर भारत का पहला जल विद्युत गृह भी बनाया गया था 1902 में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियां। हेमावती, सिंसा, आर्कावती बाएं से सहायक नदियां हैं। हेमावती, सिंसा, आर्कावती बाएं सहायक नदियां। कामनी, भवानी, अमरावती एवं अमरावती इसकी दाएं से सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा, हेमावती, सिंसा, आर्कावती बाएं से सहायक नदियां हैं, लेकिन कामनी, भवानी, अमरावती इसकी दाएं से सहायक नदियां हैं। बांध क्या है? कृष्ण सागर बांध और मेत्तूर बांध कर बनाया गया है। मेत्तूर बांध तमिलनाडु में बनाया गया है और कृष्ण सागर बांध कर्नाटक में बनाया गया। इसको एक बार मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि गंगा की तरह यह पवित्र दक्षिण भारत में मानी जाती है, ठीक है। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। इसकी विशेषता है कि इसमें दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें पूरे वर्ष जल भरा रहता है, क्योंकि यह ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून से दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। इस नदी में इसमें शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है जो भारत का पहला जल विद्युत परियोजना 1902 में बनाया गया था। इस पर इसकी सहायक नदियां हेमावती, सिंसा, अर्कावती और भवानी, अमरावती आदि नदियां हैं। मैत्तूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया तमिलनाडु में। अगला टॉपिक देखते हैं, महानदी। इसका उद्गम और मुहाना देखेंगे, इसका बांध देखेंगे और सहायक नदियां देखेंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से होता है। महानदी का उद्गम कहां से होता है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से होता है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर। लंबाई याद ना रखेंगे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन ये तो याद रखना है कि सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। कुछ लोग अमरकंटक पहाड़ी याद रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है। द्रोणी राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में यह बहती है। कहां कहां बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में यह बहती है। मुहाना कटक उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। यह बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के पास अपना जल विसर्जित करती है। हीराकुंड बांध इस पर बनाया गया, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी बांध बनाया गया है, ठीक है। मिट्टी बांध, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी बांध बनाया गया। लगभग 4.8 किलोमीटर है लंबाई है। अब पूरी सड़क रोक ले लेंगे तो लगभग 25 के आसपास किलोमीटर हो जाएगा। बाएं तट की सहायक नदियां, शिवनाथ सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। हसदेव, मांड, ईव। बाएं तट पर इसकी सहायक नदियां हैं महानदी की। शिवनाथ सबसे बड़ी सहायक, हसदेव, मांड और ईव। दाएं तट की इसकी सहायक नदियां जोंक, ओंग, तेल आदि नदियां हैं, ठीक है। बाएं तट की सहायक नदियां शिवनाथ सबसे बड़ी सहायक नदी, हसदेव, मांड और ईव नदी है। और दाएं तट पे आएंगे जोंक, ओंग, तेल नदी सहायक नदी है। ये पूछता है कि दाएं से कौन है, बाएं से सहायक नदी है। अगर ये नहीं याद कर पा रहे हैं कि कौन सी बाएं से दाएं से, तो जरूर याद रखिएगा कि कौन सी सहायक नदी है, क्योंकि छोटे एग्जाम में तो यही पूछ लेता है कि
ये किसकी सहायक नदी है, लेकिन अगर आप यूपीएससी स्टेट फीचर्स दे रहे हैं एग्जाम, तो आपको दोनों याद रखना है कि दाएं से कौन मिलती है, कौन बाएं से मिलती है, ठीक है, क्योंकि स्टेट फीचर्स में इस तरीके से और यूपीएससी में बनाता है कि कौन दाएं से मिल रही है, कौन से बाएं से मिल रही है। तो एक बार मैं इसको संक्षिप्त में बताता हूँ। जो महानदी है ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से, ठीक है, और इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी बांध, और बाएं से मिलने वाली सहायक शिवनाथ, हसदेव, मांड एवं नदियां हैं, और दाएं से जोंग ओंग तेल सहायक नदियां हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, 22वां हमारा है नर्मदा नदी। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी यह भ्रंश घाटी से बहती है और जलप्रपात इसे बनाया गया है, जलप्रपात भी है, यह भ्रंश घाटी से बहती है। ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक चोटी से। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। ये जबलपुर के पास भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसको बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धुआंधार जो जलप्रपात है जबलपुर के भेड़ा घाट में, यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि एस्चुरी का निर्माण क्यों करती है, तो ये भ्रंश घाटियों के बीच से बहती है, और घाटियों के बीच से बहेगी तो उसको मिट्टी उतना ज़्यादा मिल नहीं पाएगी। घाटियाँ क्या होती हैं? कड़ी होती हैं, मतलब कठोर होती हैं, तो वहाँ से मिट्टी जब तोड़ नहीं पाएगी तो तेज़ी से बहेगी, तो फिर कहाँ से ले जाकर कुछ इकट्ठा कर पाएगी अवसाद। तो इसलिए वह भ्रंश घाटियों के बहने की वजह से ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एक बार संक्षिप्त में देख लेते हैं। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक चोटी से निकलती है, इस पर धुआंधार जलप्रपात बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 23वां टॉपिक, ताप्ती नदी। इसका उद्गम और प्रारूप क्या है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल नामक स्थान से सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पहाड़ी से। नर्मदा के समांतर सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य से भ्रंश घाटी में बहती है। अब ये पूछता है कि नर्मदा नदी किस घाटी के बीच बहती है? ऊपर जो मैंने देखा, तो पहले हो जाएगा ऊपर बिंद पहाड़ी और नीचे हो जाएगी सतपुड़ा पहाड़ी। उन दोनों के बीच से नर्मदा बहती है। उसके नीचे अगर सतपुड़ा के नीचे आएंगे तो ताप्ती हो जाएगी, ताप्ती नदी बहती है। फिर उसके नीचे अजंता पहाड़ी है, ठीक है, याद रखेंगे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर चलाई जा रही है, जो गुजरात में है। ककरापारा परियोजना परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट बैराज बनाया गया है, ठीक है। सूरत शहर भी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर बनाया गया। तापी या ताप्ती नदी से बोलते हैं। अगला टॉपिक 24वां देखते हैं, साबरमती और माही नदी। साबरमती और माही नदी। साबरमती नदी है राजस्थान के उदयपुर के अरावली श्रेणी से निकलती है, ठीक है। साबरमती जो नदी है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रेणी से निकलती है। बस इतना आप याद रखिएगा। साबरमती नदी है जो राजस्थान से निकलती है। राजस्थान में कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से। अरावली श्रेणी के पास डेबर झील है, वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है? डेबर झील से। राजस्थान और गुजरात से होकर बहकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तटवर्ती शहर, किन शहरों इसके मतलब किनारे कौन से शहर बसे हैं? गांधी सागर और अहमदाबाद। साबरमती आश्रम इसी तट पर है, ठीक है। गांधीनगर और अहमदाबाद साथ साथ साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अब महानदी देखते हैं। महानदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, ठीक है। विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी ऐसी नदी है जो विश्व में पूरे प्रसिद्ध है कि कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। 2 बराबर नहीं बल्कि 2 बार काटती है, ठीक है। इस पर बांध बनाया गया है, बजाज सागर बांध। राजस्थान में कांडागड़ा बांध बनाया गया है गुजरात में। कडागड़ा बांध बनाया गया है गुजरात में, और बजाज सागर राजस्थान में बनाया गया। एक बार संक्षिप्त में बताता हूँ। साबरमती नदी जो है अरावली पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान और गुजरात में बहती है। गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे हैं, ठीक है। और जो महानदी है ये विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, और महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक।
लोनी नदी, यह अंतःस्थलीय अफवाह है। बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी नदी अंतःस्थलीय अफवाह है। यह राजस्थान के अजमेर की अरावली पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसको इतना याद रखिएगा कि ये अरावली श्रेणी से निकलती है लोनी नदी। ठीक है, इसे थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है। विलुप्त या गुजरात के कच्छ के रण में दलदल क्षेत्र में जाकर गायब हो जाती है। यह समुद्र तक नहीं जाती है, राजस्थान नहीं बल्कि गुजरात के दलदल क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो जाती है। लवण एवं इसकी विशेषता, मीठा से खारा जल, बलोतरा तक इसका जल मीठा होता है। ठीक है, बलोतरा तक, राजस्थान के बलोतरा तक, यानी बाड़मेर तक इसका मीठा जल होता है। इसके बाद मरुस्थलीय लवणता के कारण इसका जल खारा हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि राजस्थान के बाड़मेर तक इसका जल पीने लायक होता है, मीठा होता है, लेकिन इसके आगे जाती है तो मरुस्थल में जाने पर इसका जल लवड़ी हो जाता है, क्योंकि नमकीन हो जाएगा तो फिर उसको लवड़ी बोलेंगे। इसकी जवाई, सुकरी और वाड़ी प्रमुख नदियां सहायक हैं। सुकरी, जवाई, वाड़ी, जोजरी और इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं पेरियार एवं भरतपुझा नदी। पेरियार नदी का उद्गम तमिलनाडु केरल सीमा के कार्डमम इलायची पहाड़ी से होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा कार्डमम पहाड़ी से होता है। कार्डमम जो इलायची की पहाड़ी है वहां से होता है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ है, केरल तमिलनाडु के संगम पर। पेरियार जो नदी है एक कार्डमम इलायची की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, एक केरल की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। पेरियार जो नदी है केरल की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर बनाया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा कंक्रीट आर्क बांध है। मुल्ला पेरियार बांध जल विवाद में भी विवादास्पद है, पेरियार नदी पर ही बनाया गया। ठीक है, अब भरतपुझा नदी को देखते हैं। यह अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, द्रोणी के क्षेत्रफल के अनुसार केरल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदी है जो भरतपुझा नदी है, केरल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो इसका उद्गम है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। और पूछेंगे अन्नामलाई श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अनाईमुडी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो अनाईमुडी हमारी है तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी अवस्थित अन्नामलाई पे, और अन्नामलाई से भरतपुझा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यह पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में विलीन हो जाती है और पंबा जो कि वेम्बनाड झील में गिराती है। तीसरी नदी जो पंबा जो वेम्बनाड झील में गिराती है। ठीक है, आगे देखते हैं 27वां टॉपिक हमारा मांडवी एवं जुआरी नदी। मांडवी एवं जुआरी नदी, मांडवी नदी कर्नाटक के बेलगांव के पश्चिमी घाट भीमगढ़ से निकलती है। इसका उपनाम गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। सभी लोग जानते हैं मांडवी नदी गोवा में बहती है, लेकिन यह कर्नाटक के बेलगांव ग्राम, जहां पर गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वहीं से निकलती है। यह गोवा की जीवन रेखा, इसे गोवा की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के तट पर है। ठीक है, गोवा की जो राजधानी है पणजी है, मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है। दूध सागर बांध हमारा जो है वह मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है। अब देखते हैं जुआरी नदी, जो पश्चिमी घाट की हेमाकुंड बासर्म से निकलती है। ठीक है, विशेषता गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है। मांडवी नदी, जुआरी नदी दोनों नदियों को कंबरजुआ नहर द्वारा आपस में जुड़ी है। क्या है, गोवा नदी की सबसे लंबी नदी है। जुआरी नदी है जो गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है। एक पश्चिमी घाट के हेमांड बासर्म से निकलती है। ठीक है, इस पर मुर्मुगांव बंदरगाह बनाया गया है जो जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। इसको मैं संक्षिप्त में बता दूं, जो मांडवी नदी है कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट से, वहां पर भीमागढ़ एक
ग्लेशियर भीमागढ़ नामक स्थान है, वहां से निकलती है। जो मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। गोवा की जो राजधानी पणजी है मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है। गोवा की जो राजधानी पणजी है मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है। दूध सागर जलप्रपात है जो मांडवी नदी पर बनाया गया है। अब जुआरी नदी को देखते हैं। ये पश्चिमी घाट से निकलती है। गोवा की सबसे लंबी नदी है कौन सी? जुआरी नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। मुरमुगांव बंदरगाह जुआरी नदी पर ही बनाया गया है। 28वां हमारा टॉपिक है स्वर्ण रेखा और ब्रह्मगिरी, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी। 28वां टॉपिक है स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के पास छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा जो नदी है झारखंड के रांची के पास छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका प्रवाह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया। ठीक है, इसको बहुत याद रखिएगा कि हुंडरू जलप्रपात है किस नदी पर बनाया गया है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है जो रांची के पास है। जमशेदपुर शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसको एक बार मैं समरी कर दूं कि स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुंडरू जलप्रपात इसी पर बनाया गया स्वर्ण रेखा पर, और जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब ब्राह्मणी नदी को देखते हैं। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के राउरकेला के कोयल और संग के नदियों के संगम से बनती है। अब पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि ब्राह्मणी नदी का संगम किन दो नदियों के मिलने से होता है? किन दो नदियों के मिलने से होता है? पहला है संगम और कोयल नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, मैंग्रोव, ओलिव रिडले कछुए इसके मुहाने के पास हैं। ब्राह्मणी नदी के मुहाने के पास भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, मैंग्रोव, ओलिव रिडले कछुए आदि पाए जाते हैं। देखते हैं 29वां टॉपिक, पेन्नार और वैगेई नदी। दक्षिण भारत की सब नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पेन्नार और वैगेई नदी। पेन्नार जो हमारी नदी है कर्नाटक में निकलती है, नंदी पहाड़ी नामक से, नंदी नामक स्थान से निकलती है, पहाड़ी से, कर्नाटक से। ठीक है, फिर इसका प्रवाह कर्नाटक आंध्र प्रदेश में होता है। कृष्णा और कावेरी के मध्य होता है। इसकी सहायक नदियां पापाघनी और चित्रावती है। पेन्नार नदी की सहायक नदी पापाघनी और चित्रावती है। इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और वैगेई नदी को देखते हैं, तमिलनाडु के वरुसनाडु पहाड़ियों से होता है। वैगेई नदी कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु से। ऐतिहासिक मंदिर मदुरई इसी नदी के तट पर है। मदुरई किस नदी के तट पर है? वैगेई नदी। इसका मुहाना कहाँ है? रामनाथपुरम के पास पाक जलडमरू के पास अपना जल विसर्जित करती है। ये कहाँ पर जल गिराती है? पाक जलडमरू के पास गिराती है अपना जल। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा 30वां टॉपिक है, भारत के प्रमुख डेल्टा एवं एस्चुरी। भारत के प्रमुख डेल्टा और एस्चुरी। डेल्टा की परिभाषा जान लेते हैं। नदी के मुहाने पर अवसाद के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति है। डेल्टा क्या है? नदियों के मुहाने पर जो अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं और त्रिभुजाकार आकार में आकृति बन जाती है उसे डेल्टा बोलते हैं। कारण मंद ढाल, धीमी गति, अत्यधिक अवसाद। ठीक है, जब नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर ज्यादा ले जाती हैं, मिट्टी ज्यादा ला जाती हैं, तो एक टाइम बाद वह रोकने लगती है, अपने मुहाने पर रोकते रोकते ज्यादा हो जाता है, फिर दूसरे ओर अपना जल स्रोत का निर्माण करती हैं, तो वहां पर डेल्टा बन जाता है। इसका उदाहरण सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारे बना है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी के किनारे भी डेल्टा बना है। ज्वारनदमुख एस्चुरी की परिभाषा देखते हैं। ज्वारनदमुख या एस्चुरी की परिभाषा देखते हैं, जहां नदियों का ताजा जल समुद्र के खारे जल से बिना सीधे अवसाद जमाव के मिलता है।
ठीक है, यानी यह नदियाँ जो एस्चुरी बनाती हैं वह अवसाद को नहीं ले जाती हैं साथ में, ठीक है, या तो बहुत कम मात्रा में ले जाती हैं। कारण तीव्र ढाल रहेगा तो अवसाद जो रहेंगे बह जाएंगे थोड़ा मोड़ा, और कठोर चट्टाने से होकर बहेंगी तो कहाँ से अवसाद ही रहेगा। ज्वार भाटा द्वारा गाद का बहाव, ज्वार भाटा आता है तो गाद को अपने साथ अंदर लेते चला जाता है नदी में, समुद्र में। उदाहरण के रूप में देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी और पेरियार नदी हैं। क्या है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी और पेरियार नदी एस्चुरी बनाती हैं। डेल्टा वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र पर बना है। गोदावरी, कृष्णा और महानदी डेल्टा नदियाँ बनाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक 31वां। देखते हैं भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं? पहली परियोजना देखते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध है जो हमारा भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना है, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध भी है। क्या है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। अब देखते हैं भाखड़ा नंगल बांध, ये सतलज नदी पर बना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है, उड़ीसा, विश्व का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा में बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में है। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो टिहरी बांध है भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना है। यही पूछता है कि कहाँ किस नदी पर बना है, इसको याद रखिएगा। भाखड़ा नंगल बांध है वो सतलज नदी पर, हीराकुंड बांध है वो महानदी पर, और सरदार सरोवर बांध है और नर्मदा नदी पर बना है। आते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। नागार्जुन जो बांध सागर है कृष्णा नदी पर बना है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, बच्चे सब गलत करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर बना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर। ठीक है। अब दूसरा है पोलावरम बांध। ठीक है, ये गोदावरी नदी पर बना है, आंध्र प्रदेश में बना है, राष्ट्रीय परियोजना है ये। मैथान, तिलैया, पंचेत ये दामोदर पर बना है, दामोदर और ब्राकर नदी पर बना है। मैथान, तिलैया, पंचेत। ब्राकर नदी क्या है? दामोदर की सहायक नदी है, झारखंड में बना है, दामोदर घाटी निगम। रिहंद परियोजना है, रिहंद नदी पर बना है, जो सोन की सहायक नदी है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बना है, जो सोन की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश में है। इस पर गोविंद सागर, बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील बनी बनाई गई है। ठीक है। गांधी सागर एवं राणा प्रताप, जवाहर सागर चंबल नदी पर बना है। ठीक है। फिर जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, तो इसमें याद रखने वाला यह मतलब फैक्ट है कि जो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर बना है, वह मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर वो चंबल नदी पर बना है, जो कि राजस्थान में है। इससे पहले एक बार मैं इसको एक समरी में मतलब संक्षिप्त में बता देता हूँ कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना है। ठीक है। जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पर बनाया गया है, मैथान, तिलैया, पंचेत है ये दामोदर और ब्राकर नदी पर बनाया गया है, और रिहंद परियोजना है रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो सोन की सहायक नदी है रिहंद। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर बनाया गया है मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना जो बनाया गया है बांध, ये राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। नेशनल वाटरवे फर्स्ट को देखते हैं, सबसे लंबा बांध है प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर है। कितना दूर है? 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज से हल्दिया के बीच है, जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में है, 1620 किलोमीटर में है। यह गंगा और भागीरथी के साथ साथ हुगली नदी तंत्र पर स्थित है। देखते हैं नेशनल वाटरवे दूसरे को देखते हैं, सदिया से धुबरी के बीच बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। दूसरा वाटरवे है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, सदिया से धुबरी के बीच में। ठीक है। तीसरा वाटरवे देखते हैं पोलावरम, कोट्टापुरम से कोल्लम तक बीच बनाया गया है। तीसरा वाटरवे कोल्लावरम से कोट्टापुरम के बीच बनाया गया है, स्थान केरल में बनाया गया है। ठीक है।
फिर चौथा देखते हैं काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच बनाया गया है, कृष्णा और गोदावरी नदी के संगम पर, ठीक है, खंड पर। और पांचवा देखते हैं, पांचवा नेशनल वाटरवे तलचर से धमरा के बीच बनाया गया है, ब्राह्मणी नदी पर बनाया गया। इसको एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो हमारा नेशनल वाटरवे है सबसे लंबा है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच बनाया गया है, और दूसरा जो है सदिया से धुरी के बीच बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और तीसरा है कोट्टापुरम से कोल्लावरम के बीच बनाया गया है केरल में, और चौथा है काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच पुदुचेरी नहर पर बनाया गया है कृष्णा गोदावरी नदी खंड पर, और चौथा है तलचर से धमरा के बीच ब्राह्मणी नदी पर बनाया गया। अब देखते हैं पांचवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाएं क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी नोडल संस्था क्या है, इसके दो घटक क्या हैं, ठीक है, इसके लाभ और चुनौतियां क्या हैं। इसका उद्देश्य क्या है, अधिक जलाशय वाले कम बेसिन जल की कमी वाले में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल का स्थानांतरण करना है। मतलब यह है कि इसका उद्देश्य यही है कि जिस नदी में कम जल है उसमें अधिक जल वाली नदी से जल को स्थानांतरण कर वहां पर सूखे में जल को सिंचित कर कृषि को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। इसकी नोडल एजेंसी क्या है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इसकी संस्था है। इसके दो घटक हैं, हिमालय घटक, एक प्रायद्वीपीय घटक। इसके लाभ क्या हैं, सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी, बाढ़ सूखा नियंत्रण होगा, जल विद्युत उत्पादन होगा। ये सब तो नॉर्मल सी बातें आपको याद ही होगा। अगर जैसे किसी अधिक वाले जल से नदी वाले जल से कम वाले नदी जल में प्रवाहित किया जाता है तो उससे क्या लाभ होंगे, क्योंकि बाढ़ में नियंत्रण होगा, जल विद्युत बनेगी, सूखा बाढ़ और सिंचाई में वृद्धि होगी। इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसमें भारी वित्तीय लागत लगती, क्योंकि यार नदी को मोड़ना, कहीं से दूसरे नदी में प्रवाहित करना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो उसमें अधिक धन की खर्च होगी, पर्यावरणीय क्षति भी होगी, क्योंकि अगर आप नदी को मोड़ेंगे तो वहां पर वन जंगल होंगे तो काटेंगे, तो उससे पर्यावरण की क्षति होती है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय विवाद होगा, क्योंकि अगर किसी राज्य से दूसरे राज्य में नदियों का प्रवाह किया जाएगा तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट रहेगा प्रभावित होता है, और वन हो या कुछ और कोई वहाँ पर बसा हो, जनजाति हो या कोई समुदाय हो, कोई भी बसा हो, तो वहाँ से अगर नदियों को प्रवाहित किया जाए तो वहाँ से स्थानांतरण किया जाता है, तो वहाँ की राज्य सरकारें उस पर आपत्ति रखती हैं, ठीक है। वही जन स्थापन है, मतलब कि जब लोगों को एक स्थान से दूसरे जगह बसाया जाता है। तो देखते हैं अगले टॉपिक की, प्रमुख नदियां, उद्गम एवं मुहाना त्वरित सारणी, ठीक है। एक बार हमने नदियों को तो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब एक बार समराइज में देखते हैं, क्योंकि आपको देखते हुए याद हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार समरी के रूप में। सिंधु नदी जो हमारी है, बोखरचू ग्लेशियर हिमनद से निकलती है, तिब्बत से अरब सागर में कराची के पास अपना जल विसर्जित करती है, यह हिमालयी नदी है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो भागीरथी के मिलने से बनती है, बंगाल की खाड़ी यानी सुंदरबन डेल्टा के पास अपना जल विसर्जित करती है, हिमालयी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी चौमुंगडुंग ग्लेशियर से मानसरोवर की झील के आसपास निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, मेघना के नाम से प्रवाहित होती है, यह हिमालयी नदी है। गोदावरी देखते हैं त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के महाराष्ट्र के नासिक से बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, यह प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। और नर्मदा नदी को देखते हैं, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, अरब सागर में, यानी प्रायद्वीपीय नदी है। इसको एक बार मैं बता दूं समरी के रूप में, सिंधु नदी है, बोखरचू हिमनद से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, यह हिमालयी नदी है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, हिमालयी नदी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी है, चौमुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो मानसरोवर झील के पास है, बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से अपना जल गिराती है, जो हिमालयी नदी है। अब देखते हैं गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक में जो है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, प्रायद्वीपीय नदी है। और जो कि नर्मदा नदी है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, खंभात की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल गिराती है, प्रायद्वीपीय नदी है। परीक्षा की दृष्टि से स्मरणीय तथ्य भी कुछ रखा हूं ताकि आपको याद हो जाए और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं, ठीक है। अरावली नदी को दो भागों में काटने वाली नदी,
लूनी और बनास है। अरावली नदी को दो भागों में काटने वाली कौन सी नदी है? लूनी और बनास है। कर्क रेखा को दो भागों में काटने वाली नदी माही नदी है। ठीक है, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली माही नदी है। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली कांगो एवं जायरे नदी है, अफ्रीका में है। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी? कांगो एवं जायरे नदी, अफ्रीका में। मकर रेखा को दो बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, अफ्रीका में है। मकर रेखा को काटने वाली दो बार लिम्पोपो नदी, अफ्रीका में। जैविक मरुस्थल कहलाने वाली नदी दामोदर नदी है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, दामोदर नदी को। अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है किस नदी को? दामोदर नदी की। असम का अशोक ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी को बोला जाता है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी साबरमती, जिसे मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। एक बार मैं फिर संक्षिप्त में बता दूं इसकी प्रमुख विशेषताएं। अरावली नदी को दो भागों में काटने वाली नदी लूनी और बनास है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली माही नदी है। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली कांगो और जायरे नदी है, अफ्रीका में बहती है। जो मकर रेखा को दो बार काटने वाली लिम्पोपो नदी अफ्रीका में बहती है। जैविक मरुस्थल कहलाने वाली नदी दामोदर नदी है, जो अधिक प्रदूषण के कारण कहते हैं इसे। असम का अशोक ब्रह्मपुत्र नदी है। सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन और फैक्ट को हमने इस क्लास में कवर किया। जो भी दोस्त और साथी हमारे इस क्लास में अंत तक बने रहें, शुरू से अंत तक, कैसी क्लास लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। आप अगर इस क्लास में रहे होंगे, लगभग ये 1.5 घंटे की क्लास रही है, तो आप आज इस क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे। अपना इस क्लास की सीख को हमारे कमेंट बॉक्स में फीडबैक के रूप में जरूर देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी और अगले किस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। अगर आप इस क्लास में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। तो आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।